हेलो साथियों, ज्ञान खरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चाएं करेंगे स्टैटिक जीके का वाद्य यंत्र एवं वादक। वाद्य यंत्र क्या होता है? तो वाद्य यंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वाद्य है और दूसरा यंत्र है। इसको वाद्य का मतलब होता है म्यूजिक से संबंधित होते हैं, ठीक है। और यंत्र जो है मशीनरी चीज़ होता है जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आज जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना साथियों कि आपके लिए स्टैटिक जीके आप सीजीएल की तैयारी के लिए जो है अगर कर रहे हैं और उसमें जो जीके पूछी जाती है वो स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके एक्चुअली में होता क्या है ना कि जिस चीज़ से जिस व्यक्ति का संबंध होता है उस व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक जीके। या उस व्यक्ति से संबंध या कोई भी व्यक्ति हो किस क्षेत्र में मशहूर फेमस है या किस चीज़ के लिए वो जाना जाता है, इसके बारे में बात करना ही स्टैटिक जीके कहलाता है। तो आज इससे पहले जो स्टैटिक जीके भारतीय साहित्यिक नृत्य की बात है जिसका साहित्य में वर्णन मिलता है। तो साहित्य नृत्य की हम लोगों ने बात कर लिया था। भारत में कुल 8 साहित्य नृत्य है, ठीक है। वहीं आज हम लोग चर्चाएं करेंगे स्टैटिक जीके पे। और स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है आज का वो वाद्य यंत्र एवं वादक। तो वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एवं उसके प्लेयर, उसके खिलाड़ी। वादक का मतलब होता है उसका खिलाड़ी, वो किसने उस इंस्ट्रूमेंट को, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे महारत हासिल किया, ठीक है। आज चर्चाएं जो होंगी उसी पे होगी। आज के जो कंप्लीट वीडियो स्टैटिक जीके का टॉपिक वाद्य यंत्र एवं वादक पे ही रहने वाला है। तो आप जाएंगे नहीं कहीं, कंप्लीट आप देखें वीडियो को, समझे, और इससे जो भी प्रश्न आएगा छूटेगा नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक का कंप्लीट एनालिसिस। कंप्लीट जो है हम लोग आधारभूत बना रहे एक टॉपिक पे, एक पूरे प्लानिंग के साथ, यानी पूरे खोज करके छानबीन करके ये वीडियो लाया जा रहा। ये वीडियो लाने का पर्पज़ है, क्या लाने का पर्पज़ है कि आप से एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में अगर पूछी जाए तो छूटने ना पाए और आपने उसको गलती न कर बैठे, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं वाद्य यंत्र एवं वादक की। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा के रूप में बता दिया कि वाद्य यंत्र, आपसे अगर पूछे कि वाद्य यंत्र है क्या, तो वाद्य यंत्र एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे, यानी मशीनरी चीज़ होता है जिससे म्यूजिक के एक तरह तरह की आवाज़ें निकाली जा सके। और उसके बजाने के जो खिलाड़ी होते हैं जिसके वो कमांडिंग में होता है, उसी को हम लोग वादक कहते हैं, प्लेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड, ठीक है, एंड इट्स, बोलिए, इसी को प्लेयर्स कह लीजिए या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहा जाता है। जैसे मान लिया किसी भी विभाग का कोई डॉक्टर अगर होता है तो उसको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो ठीक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हम बात करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यानी इसका वादक का, इस यंत्र का जो खिलाड़ी है, फेमस है, उसकी चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो आइए बात कर ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कहाँ से क्या है। हमारे पास जो सबसे पहला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है तबला। क्या है? तबला हमारा एक म्यूजिकल यंत्र है और इसके खिलाड़ी जो है कौन है? इसके खिलाड़ी जो है प्रमुख तबला वादक कौन कौन है? तबला वादक जैसे लग जाए इसका मतलब वो फेमस की बात कर रहा है। जो इसके खिलाड़ी है, जो इस पे महारत हासिल कर रखा है, उसकी बातें करेंगे हम लोग। तो हमारे पास जो प्रमुख या फेमस चेहरा है, उस फेमस चेहरा में 3 व्यक्ति का नाम प्रथम श्रेणी में आता है। यानी तबला वादक हमारे पास, अगर तबला का खिलाड़ी किसे कहा जाएगा तो तबला के खिलाड़ी भारत के अंदर 3 है। कौन कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन, पहला नाम उस्ताद जाकिर हुसैन, दूसरा अल्लाह रखा खान और तीसरा पंडित जसराज। ये आप 3 चेहरा नाम रखेंगे। ये तीनों का संबंध किससे है? तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, और इन्होंने इस तबला पे महारत हासिल किया, इसीलिए इसको बोला जाएगा तबला वादक। वादक लगने का मतलब किसी चीज़ के खिलाड़ी हो जाना, किसी चीज़ पे महारत हासिल कर लेना या किसी चीज़ पे उनका नियंत्रण, कंट्रोल हो जाना, यही चीज़ कहलाता है वादक। तो वादक के लिए आपने कितने चेहरा याद रखना है? बिल्कुल आपने सही बताया, 3 चेहरा है। पहला चेहरा आपका है उस्ताद जाकिर हुसैन, दूसरा चेहरा आपका आता है अल्लाह रखा खान और तीसरा है पंडित जसराज। ये तीनों का संबंध किनसे है? तबला से है। और इन तीनों का
तबला वादक कहा जाता है क्योंकि तबला पे इनका महारत हासिल है। तो 3 क्वेश्चंस आपका आता है, तीनों का संबंध किससे है? तबला वादक से है, तबला से है। तो ये आप जो है, ये सामने में फिगर है, आप देख सकते हैं, ये है तबला। और तबला का जो है म्यूजिक आप सुनते होंगे, बहुत मीठा अच्छा लगता है। अगर तबला का सही से बजाया जाए और उसके साथ अगर संगीत आती है, मिक्स होता है, तो बहुत दिल को भा जाता है, लुभान्वित होते हैं। तो ये आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप इस चीज़ को बखूबी समझ रहे होंगे, ठीक है ना, देख रहे होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लें, किसकी बात करें? ठीक है, चलिए, तबला हो गया क्लियर। यानी तबला का प्रमुख तबला वादक कितने? 3 हैं। कौन कौन? पहला जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, और दूसरा है आपका अल्लाह रखा खान, और तीसरा है पंडित जसराज। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन की। ये सामने में आपका फिगर चेहरा है, आप देख सकते हैं, ये हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका संबंध तबला से है, इनको तबला वादक कहा जाता है। और इनके बारे में प्रमुख तथ्य क्या क्या हम लोग याद रखें, ठीक है। 1 मिनट, कुछ थोड़ा वीडियो में मुझे लगता है ऐसा कि आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो 1 मिनट। चलिए, मुझे अब लगता है कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, राइट। चलिए, तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। और इनको प्रमुख चेहरों में से प्रथम चेहरा दिया जाता है उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला वादक के रूप में। इनके बारे में याद रखना है कि इनको जो है पद्मश्री दिया गया, और सबसे युवा पद्मश्री प्राप्तकर्ता तबला के क्षेत्र में उस्ताद जाकिर हुसैन ही हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उस्ताद कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन है। चलिए, क्लियर। क्या याद रखेंगे? उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे युवा में इनको पद्मश्री दिया गया। कब दिया गया? सबसे युवा में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप जब सुनेंगे तो याद हो जाएगा। कब दिया गया? 1988 में। किस क्षेत्र में दिया गया? तबला के क्षेत्र में दिया गया। और सबसे युवा है जिन्होंने पद्मश्री तबला के क्षेत्र में प्राप्त किए 1988, वर्ष 1988 में, ठीक है। दूसरी बात याद रखेंगे आप, इनको पद्म भूषण भी दिया जाता है। वर्ष किसमें? वर्ष 2002 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा जाता है। किस क्षेत्र में? तबला के क्षेत्र में, ठीक है। तीसरा, यानी 3 हमारे पास, यानी प्रथम श्रेणी के सम्मानित किए जाते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो इन जो है उस्ताद जाकिर हुसैन को तीनों क्षेत्र में, यानी तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पुरस्कार इनको मिलता है पद्मश्री। सबसे युवा, अगर हम लोग बात करें तबला के क्षेत्र में, सबसे युवा और पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपका आंसर आना चाहिए उस्ताद जाकिर हुसैन। कब दिया गया? तो ये भी आंसर आपको करते आना चाहिए, 1988 में दिया गया, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, उस्ताद जाकिर हुसैन। अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से रहा, तो आप यह बताएंगे तबला से रहा। और इसी वजह से इनको उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला वादक भी कहा जाता है। पद्म भूषण मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कब मिलता है? वो वर्ष 2002 में मिलता है। वहीं पे बात करेंगे पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण भी मिलता है 2023 में, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। 3 चीज है। किस क्षेत्र में मिलता है? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, यानी जो है इस क्षेत्र में मिलता है। और इनको तीनों जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, सबसे पहला अवार्ड मिलता है पद्मश्री का जो 1988 में। दूसरा अवार्ड मिलता है आपका पद्म भूषण वर्ष 2002 में। और तीसरा अवार्ड मिलता है पद्म विभूषण 2023 में। और इसी के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी में भी इनको अवार्ड से नवाजा जाता है, वो मिलता है इनको 1990 में, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में 5 तथ्य याद रखना है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से, इसीलिए इनको तबला वादक कहा जाता है। और प्रमुख चेहरों में से, 3 चेहरों में से प्रथम चेहरा उस्ताद जाकिर हुसैन का है। दूसरा चेहरा आपका क्या है? बोलिए। अल्लाह रखा खान, ठीक है। तीसरा चेहरा प्रेम जसराज। आपने जैसा हम लोग जो है बस इसके बाद में सुनते जाएंगे, आपको कोई भारी चीज़ नहीं लगेगा, याद हो जाएगी, ठीक है। सबसे युवा पद्मश्री प्राप्तकर्ता तबला के क्षेत्र में
बताएंगे आप उस्ताद जाकिर हुसैन की। वर्ष की बात करें तो वर्ष आप बताएंगे 1988। वहीं पे बात करेंगे पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण भी प्राप्त करते हैं कब, वर्ष 2002 में। और वहीं बात करें हम पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण भी उस्ताद जाकिर हुसैन को मिलता है, वो वर्ष आपका 2023 में मिलता है। ठीक है, यहीं पे बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी इनको नवाजा जाता है, वो मिलता है वर्ष 1990 में। ठीक है, अगला अवार्ड है इनका ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंस, यानी ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, ठीक है, और उनकी तालमेल, उसकी बजाने का शैली बिल्कुल आपका सही और दुरुस्त है, जिसने आपको फेमस चेहरा किया, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ग्रैमी। तो ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा जाता है। ठीक है, ये अवार्ड जो है किनको दिया जाता है, उस्ताद जाकिर हुसैन को मिला जाता है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन है, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन है, तो ये बिल्कुल सेकेंड नंबर पे आता उस्ताद अल्लाह रखा खां। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां का ही बड़ा बेटा उस्ताद जाकिर हुसैन है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का नाम अल्लाह रखा खां है। अल्लाह रखा खां के ही बड़े बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, जिनको सबसे युवा में ही, यानी सबसे युवा में अगर कोई कहा जाए सबसे युवा अवस्था में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया, किनको, उस्ताद जाकिर हुसैन को। किस क्षेत्र में, तबला के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए ये मुख्य बातें याद रखने की थी, और ये आप फिगर देख लीजिए, हो सके तो आपके एग्जाम में नज़र आ जाएंगे। तो ये मुख्य बातें आपको याद रखना था और आप रखेंगे भी। ठीक है, चलिए अगला जो है टॉपिक हमारे पास किनके बारे में आएगा, अल्लाह रखा खां के बारे में आएगा, क्योंकि अल्लाह रखा खां का ही बड़ा बेटा है उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये आपके सामने में चित्र है, ये कौन है, बोलिए, उस्ताद अल्लाह रखा खां। उस्ताद अल्लाह रखा खां संबंध किनसे है, बोलिए, बताइए। चलिए, उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध तबला से ही है, और ये मशहूर तबला वादक है। ठीक है, मशहूर तबला वादक, फेमस चेहरा। आइए इनके बारे में याद रखते हैं। इनको अवार्ड कब मिलती है, इनको जो है पद्मश्री से भी नवाजा जाता है, और पद्मश्री कब मिलता है इनको, 1977 में मिलता है। ठीक है, देखिए यही चीज़ होता है, ऐसे जरूरी नहीं कि जो चीज़ हमारे पूर्वजों ने नहीं किया तो हम नहीं कर सकेंगे। देखिए इनके बेटा उस्ताद जाकिर हुसैन, वो एक फेमस चेहरा, आखिर बेटा तो अल्लाह रखा खां के ही है, लेकिन पुत्र जो है पिता से आगे निकल गए, अक्सर होता ही है। लेकिन ये विडम्बनाएं अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग क्षेत्र में देखी जाती है, लेकिन पुत्र पुत्र ही होगा, वो पिता नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ संबंध है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो पिता ने नहीं किया वो पुत्र नहीं कर सकता। ये कहना ये मूर्खता का प्रतीक होगा, है ना, चालाकी और अक्लमंदी का ये प्रतीक नहीं है। तो उस्ताद अल्लाह रखा के बारे में 3 मुख्य बातें याद रखना है। क्या रखना है, उस्ताद अल्लाह रखा का पिता है किसके, उस्ताद जाकिर हुसैन के। दूसरी बात याद रखना है कि उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध तबला से है, और ये मशहूर तबला वादक है। तीसरी बात याद रखना है कि इनको पद्मश्री से नवाजा जाता है, और पद्मश्री कब दिया जाता है, 1977 में दिया जाता है, ये याद रखेंगे। और पद्मश्री के साथ साथ ही संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जाता है, जो वर्ष 1982 है। कब है, 1982, ये बात आप याद रखेंगे। और इनके साथ साथ जो है, यानी तबला वादक के साथ साथ ये सितार वादक भी है। क्या है, और सितार वादक में एक फेमस चेहरा आता है पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर, इनके साथ जो है, इनके साथ लगातार संगीतकार भी रहे हैं। यानी आप याद रखेंगे सितार वादक के फेमस चेहरा आपका है पंडित रविशंकर। इनके साथ उस्ताद जो है अल्लाह रखा, ये कंटिन्यू संगीत गाते रहे, संगीतकार थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस्ताद अल्लाह रखा खान का संबंध किस सितार वादक से रहा है, तब पंडित रविशंकर के साथ रहा है, ये आप याद रख सकते हैं। 3 तथ्य याद रखिए। उन्हें उस्ताद अल्लाह रखा खां बड़ा बेटा का नाम क्या है, उस्ताद जाकिर हुसैन, जो सबसे युवा में पद्मश्री प्राप्त करते हैं, और तबला वादक के क्षेत्र में, तबला यंत्र के क्षेत्र में एक फेमस चेहरा, एक मशहूर चेहरा, एक बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर के उभरे। और उस्ताद अल्लाह रखा का जो पद्मश्री मिलता है वो वर्ष 1977 में मिलता है, और पद्मश्री के साथ साथ जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जाता है, जो वर्ष 1982 में है। और
अगर कहा जाए कि किस गिटारवाद से लगातार यानी किस गिटारवाद ने सितारवाद से जो है अल्लाह रखा का संबंध हमेशा रहा, तो आप बताएंगे, इनको क्या बताएंगे, बोलिए। पंडित रविशंकर, ये आप माइंड में रखेंगे। चलिए आइए अगला टॉपिक पे आते हैं। ये आपके उस्ताद अल्लाह रखा का, इनको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आता है पंडित जसराज जी के साथ में, मतलब आप 3 चेहरा याद रखिए जो तबला वादक के क्षेत्र में बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर के उभरे। और कौन? पहला है उस्ताद जाकिर हुसैन, जो बड़े बेटा हैं किनके? उस्ताद अल्लाह रखा खान के। दूसरा चेहरा अल्लाह रखा खान, तो अल्लाह रखा खान और आपका उस्ताद जाकिर हुसैन, ये दोनों में तो कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। तीसरी चेहरा की हम बात अगर करेंगे तो तीसरा चेहरा पंडित जसराज, ठीक है। चलिए पंडित जसराज हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए पंडित जसराज जी के बारे में अगर हम बात करें तो पंडित जसराज का जो है पद्मश्री मिलता है कब? 1975 से। मतलब उस्ताद अल्लाह रखा खां को भी पद्मश्री से नवाजा गया और उस्ताद जाकिर हुसैन को भी पद्मश्री से नवाजा गया और पंडित जसराज को भी पद्मश्री से नवाजा गया। सिर्फ पंडित जो है पद्मश्री से ही तक ही नवाजा गया, सिर्फ एक ही अवार्ड दिया गया, किनको? उस्ताद अल्लाह रखा खान को, ये याद रखिएगा। और आप बात करेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन की और बात करेंगे उस्ताद या पंडित जसराज की, तो इनको जो है इन दोनों को पद्मश्री भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया और पद्म विभूषण भी दिया गया। वर्ष की बात करें तो वर्ष हम लोग देख लेते हैं। पंडित जसराज को पद्मश्री से नवाजा जाता है 1975 में। वहीं पे बात थी आपका उस्ताद अल्लाह रखा का, तो उसमें पद्मश्री दिया गया था 1977 में, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जाता है किनको? पंडित जसराज को और उस्ताद अल्लाह रखा खान को भी और उस्ताद जाकिर हुसैन को भी, ठीक है। वर्ष उनका पंडित जवाहरलाल क्या कहते हैं, पंडित जसराज का है वर्ष 1987 और उस्ताद अल्लाह रखा खान का है वर्ष 1988, ठीक है। चलिए उस्ताद पंडित जसराज की बात करें तो पंडित जसराज को पद्म विभूषण दिया जाता है 1990 में, ठीक है। यानी तीनों अवार्ड से नवाजा जाता है। 3 अवार्ड के साथ साथ ही संगीत नाटक अकादमी, तो संगीत नाटक अकादमी जो है अवार्ड से उस्ताद अल्लाह रखा को भी सम्मानित किया जाता है, उस्ताद जाकिर हुसैन को भी सम्मानित किया जाता है और पंडित जसराज को भी सम्मानित किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ कॉमन है, बस एक चीज़ जो है डिफरेंट आ रहा है कि 2 को मिला और 1 को नहीं मिला। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये तीनों को मिला है और सिर्फ जो है पद्मश्री उस्ताद अल्लाह रखा खां को मिला। बाकी जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये दोनों अवार्ड अल्लाह रखा खान को नहीं मिला, जबकि पंडित जसराज को और उस्ताद जाकिर हुसैन को ये मिला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम यानी बन सकता है, इसमें क्या बन सकता है कि पंडित जसराज का संबंध किस वादक से है और किस यानी हम किस इंस्ट्रूमेंट से कहते हैं, तो आप याद रखिए ये तबला वादक यानी तबला के क्षेत्र में इनका संबंध है, तबला से संबंध है। पद्म विभूषण से इनको नवाजा जाता है, वो वर्ष 2000 में इनको नवाजा जाता है पद्म विभूषण से। एक बात याद रखेंगे, आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से था, तो याद रखिएगा पंडित जसराज का संबंध जो है ये मेवाती घराने से संबंध था, मेवाती घराने से। तो ये याद रखिए मेवाती घराने से संबंध था किसका? पंडित जसराज का, ठीक है। तो आप 3 अवार्ड्स के साथ साथ पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये 3 तो है ही, इसके अलावा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा जाता है और ये जिस घराने से संबंध रखते हैं उस घराने का नाम है मेवाती घराना, ठीक है। चलिए आइए अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सितार, ठीक है। चलिए प्रमुख सितार वादक यानी सितार के जो खिलाड़ी हैं, यहीं पे एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा तबला वादक यानी किनका संबंध जो तबला वादक के फेमस चेहरा, मशहूर चेहरा है, जो लगातार पंडित रविशंकर के साथ संगीत में यानी सितार में लगातार संगतकार रहे या संगीतकार रहे। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध पंडित रविशंकर से था, ठीक है। चलिए
जो रविशंकर सितार वादक यानी सितार के बहुत अच्छे खिलाड़ी। आइए हम लोग बात करें प्रमुख सितार वादक कौन है। तो इसमें आपका इन जो है तीन चेहरा यहाँ भी नजर आ रहा है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, विलायत खान का संबंध सितार से, शाहिद परवेज खान का संबंध सितार से है। यानी पहला प्रमुख चेहरा, फेमस चेहरा आपका पंडित रविशंकर आता है, दूसरा चेहरा आपका आता है विलायत खान, और तीसरा चेहरा आता है शाहिद परवेज खान। ठीक है, चलिए इन तीनों का संबंध जो है सितार से है, और सितार का एक बहुत उभरता बहुत फेमस चेहरा जो जिनको कहा जाता है सितार वादक। तो आप याद रखेंगे तबला वादक में तीन चेहरा आया था, रिकॉल करते चले तो तीन चेहरा कौन कौन था। पहला था चेहरा आपका उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। दूसरा चेहरा आपका था उस्ताद अल्लाह रखा खां, और तीसरा कितना था, तीसरा चेहरा था पंडित जसराज। ये तीन चेहरा आपके तबला वादक से थे। और तीन चेहरा आपका आता है सितार वादक में, पहला है पंडित रविशंकर, दूसरा है आपका विलायत खान, और तीसरा है शाहिद परवेज खान। तो ये तीन चेहरा जो है, ये तीनों का संबंध जो है सितार वादक। अगर आपने सितार को नहीं देखा है तो सितार देख लीजिए आप। सितार ऐसा होता है कुछ, सितार अगर बजाना अगर आपको रुचि है, बजाना जानते हैं तो बजाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इसमें एक कलाकारी होना चाहिए, अगर नहीं होगा कलाकारी फिर जमेगा नहीं, सितार सुनने में मज़ा नहीं आएगा। सीखने से क्या नहीं मिलता, अगर आपको प्रयास हो, कोशिश हो तो फिर कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो अगर आपको नहीं आता तो ये ज़रूरी नहीं कि नहीं आता तो कोई बजा ही नहीं सकता, बजा सकते हैं। जो लगातार इस पर मेहनत करेंगे उनको बजाना ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए कोशिश से हर चीज़ हासिल किया जा सकता है। कोशिश कभी बेकार नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जिस क्षेत्र में भी मेहनत करेंगे, कोशिश अगर आपकी लगातार हो रही है तो एक न एक दिन वो कोशिश कामयाबी में बदलती ज़रूर है। देख करके इंतज़ार करके कुछ नहीं होगा। हंसने वाले को हंसने दीजिए और आप अपना काम करते रहिए। हंसने वाले की तरफ आप जाएंगे अगर तो फिर आपकी विकास रुक जाएगी। हर दुनिया में बना ही है, एक दूसरे पे लोग मजाक उड़ाएंगे ही, तंज कसेंगे ही, हंसेंगे ही। विफलता के बाद ही सफलता है। आप अपनी विफलता को देख के घबराए मत कि ये चीज़ हमसे गलती हो गया, ये एग्ज़ाम में हमसे चूक हो गया। चूक होना ही इंसान को अनुभव दिलाता है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई हंस रहा है आपकी विफलता पे तो उसे हंसने दीजिए। एक समय ज़रूर आएगा जो आपको ही सबसे पहले, जो आपने जिसने आप पे हंसा है वही आपको गुलदस्ता, बुके, फूल लेकर के आपके सामने खड़े रहेंगे कि आपकी बधाई हो, मेरे तरफ से बधाई आप स्वीकार करें। तो ये हमेशा जग रहा है, जिस पे जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। ये आपने सुना और सुनते आते रहे होंगे और ये हकीकत है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमेशा कोशिश, सार्थक सोच रखिए। विफलता होती है, विफलता के बाद ही सफलता आएगा। जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप चलना सीखेंगे नहीं। इसका एक बहुत फेमस और बहुत मशहूर उदाहरण ये देखा जा सकता है। आपने साइकिल चलाना ज़रूर सीखा होगा, तो साइकिल क्या अचानक से चलाना आ गया था? नहीं आया था। उस चलाने के पीछे आपने न जाने कितनी चोटें खाई होंगी, न जाने कितने बार गिरे होंगे। क्यों? फिर भी गिर करके आप उसी साइकिल पे जाते थे, क्योंकि आपके अंदर एक जुनून, एक जोश था। क्या था? कि मुझे ये साइकिल चलाना सीखना है। अगर आप उस दिन उस चोट से, उस दर्द से पीछे हट जाते तो शायद आपको साइकिल जो है चलाना नहीं आता। यही वजह है कि अगर लगातार हम आगे परस्पर अग्रसर हैं तो बाधाएं, रुकावटें आएंगी। उस पत्थर को देख करके हमको रास्ता को रुख मोड़ नहीं लेना है। उस पत्थर को ऐसा जंप मारना है कि उस पत्थर से ही छलांग आगे निकाल लेना है। और बाधाएं, समस्या देख करके अपने डिसीजन, अपने निर्णय, अपना मिशन, अपनी गोल, अपने लक्ष्य को रुख मोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि साइकिल अगर तभी आपने चलाना सीखा है जब आपने साइकिल से कई बार गिरा है। नहीं गिरते तो शायद आप साइकिल चलाना नहीं जानते। चोट आप पे आई है और चोट आपको निखार पैदा किया है। चोट गिर करके, गिरते 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 आप मंझ गए, और मंझ करके आप साइकिल से ही कार तक भी पहुंच गए, कार भी चलाना सीख गए। तो बुनियाद बेस आपका साइकिल था, और साइकिल से आपने फोर व्हीलर तक आ गया, और फोर व्हीलर के बाद आगे जो है वो आगे एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें हैं। जो चीज़ें आप फोर व्हीलर तक ही लिमिटेड चुकी है ड्राइविंग, उसके बाद तो फिर डस्टर है, बस वो अलग चीज़ है। उसमें आज जब जाएंगे उसको चलाने का मतलब है कि ड्राइवरी लाइन में चला जाना। ठीक है, जो एक रॉयल आता है, एक लाइफ आता है, वो फोर व्हीलर तक ही फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हम लोग आप समझ लेते हैं आपके। तो ये हमारे जो है तीन चेहरा जो है, तीन
नाम आपका सितार वादक से संबंधित है। पहला नाम आता है पंडित रविशंकर का, दूसरा नाम आता है विलायत खान का, और तीसरा नाम आता है शहीद परवेज खान का। तो ये 3 चेहरा याद रखें जिनका संबंध सितार वादक से है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पंडित रविशंकर के बारे में बात करते हैं कि आखिर पंडित रविशंकर का संबंध किससे है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं इनके सामने में इन्होंने अपना वक्त दिया है। और देखिए एक चीज़ पे इन्होंने वक्त दिया और आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या है ना कि कई दिशा में भट जाते हैं और कई डायरेक्शन हम चाहते हैं कि सब चीज़ मेरे ही अनुरूप हो, मेरे ही अनुकूल हो, तो ये संभव नहीं है। किसी एक पे महारत हासिल हो जाए तो इतिहास बन जाता है। हर क्षेत्र में महारत हासिल करना ये ज़रूरी नहीं है। वो आ रहा है तो आप सुपेरियर हैं, है ना, गॉड गिफ्टेड है कि आपको सब चीज़ आता है, लेकिन मशहूर किसी एक चीज़ से ही होइएगा। किसी एक चीज़ को आप अपना मजबूत कड़ी बना लीजिए और उसी पे आप एफर्ट लगा दीजिए, उसी पे आप अपना समय को दे दीजिए और आपका दिया गया समय कभी व्यर्थ बेकार नहीं जाएगा। आइए हम बात करें पंडित रविशंकर। पहला प्रश्न बन सकता है इनसे, क्या बनेगा कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वादक से है। तो पहला क्वेश्चन आपका बने और आंसर बिल्कुल आपने सही आंसर किया कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से है और पंडित रविशंकर को सितार वादक कहा जाता है क्योंकि ये सितार के बहुत अच्छे खिलाड़ी, प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी पंडित रविशंकर जी है। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट हम याद रखेंगे कि इनका संबंध है सितार वादक से है। किससे है? सितार वादक इनको कहा जाता है, सितार से संबंध है। चलिए आगे बात कर ले कि पंडित रविशंकर को सितार के क्षेत्र में क्या कुछ अवार्ड भी मिला है। तो जी हाँ साथियों, अवार्ड मिला है और प्रथम अवार्ड है, इस अवार्ड का नाम है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो वर्ष मिलता है 1962 में। तो ये आपके स्क्रीन पे है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे जिससे आपको क्लियर, इससे क्वेश्चन कहीं अलग का नहीं होगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 1962 में इनको नवाजा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या इनको पद्म भूषण भी दिया गया। तो बिल्कुल दिया गया, पद्म भूषण मिलता है इनको। कब मिलता है? 1967 में मिलता है। और अगर आपसे पूछे कि क्या पद्म विभूषण भी दिया गया, तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपको देख रहे हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी भी दिया जाता है, पद्म भूषण भी दिया जाता है और पद्म विभूषण भी दिया जाता है 1981 में। तो ये आप ये माइंड में रखेंगे। उसके बाद जो है पंडित रविशंकर जी को कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। तो कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है 1987, वर्ष 1987 में। ठीक है, चलिए और उसके बाद आगे है रेमन मैक्स से अवार्ड से भी नवाजा जाता है इनको, पंडित रविशंकर प्रसाद को। ठीक है, याद रखिए पंडित रविशंकर प्रसाद नहीं है, पंडित रविशंकर जी हैं। इनको रेमन मैक्स से अवार्ड से भी नवाजा जाता है 1992 में। कब दिया जाता है? 1992 में। और इनको भारत रत्न भी दिया जाता है 1999 में। ठीक है, आप याद रखिए कि भारत रत्न जो है उस्ताद अल्लाह रखा को नहीं मिला, उस्ताद जाकिर हुसैन को नहीं मिला और पंडित जसराज को भी नहीं मिला। ठीक है, तबला के क्षेत्र में, बट पंडित रविशंकर को सितार के क्षेत्र में जो है ये मिलता है भारत रत्न 1999 में। एक बात और याद रखेंगे इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, थोड़ा इसको आगे कर लीजिए, दिख जाएगा आपको। ठीक है, यानी देखिए इन्हें 5 बार, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर को कितनी बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, तो आप याद रखेंगे 5 बार। और इसके साथ साथ ही इनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, ये प्राप्त है। तो ये पंडित रविशंकर, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये मुख्य बातें आपको याद रहेगा जो एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले हम। तो पंडित रविशंकर जी को कितने बार मिलता है ग्रैमी अवार्ड? बोले कितने बार मिलता है? 5 बार। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिलता है। आइए अब आती है बात विलायत खान के बारे में। तो आप याद रखेंगे विलायत खान जी के बारे में कि विलायत खान का संबंध किनसे है। तो विलायत खान का संबंध जो है याद रखिए आप, किससे? बोलिए। बिल्कुल सितार से है, इसलिए जो है ये सितार के खिलाड़ी है, तो इनको कहा जाता है सितार वादक। क्या कहा जाता है? सितार का खिलाड़ी, सितार वादक। इनको दिया जाता है पद्म भूषण और पद्म
श्री से नवाजा जाता है इनको, यानी 2 अवार्ड मिलते हैं। 2 अवार्ड विलायत खान को, एक पद्म भूषण मिला जाता है और एक पद्मश्री मिलता है। पद्म भूषण कब मिलता है? पद्म भूषण मिलता है विलायत खान का 1968 में, और पद्मश्री कब? पद्मश्री मिलता है 1964 में। ठीक है, चलिए मुख्य बातें इससे जो है इसके साथ साथ ही कुछ और बातें याद रखेंगे। ठीक है, यानी इनके विलायत खान जी के पिताजी जो है प्रख्यात सितार वादक थे। ठीक है, बहुत यानी फेमस, यानी आप कह सकते हैं कि विलायत खान के पिताजी का संबंध किससे रहा है? क्या कहते हैं, विलायत खान का पिताजी का संबंध जो है सितार से ही रहा है। ठीक है, सितार वादक का उस्ताद रहे। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, यानी विलायत खान के पिता प्रख्यात सितार वादक उस्ताद इनायत हुसैन, यानी आप याद रखिए कि विलायत हुसैन के पिताजी का क्या नाम है? उस्ताद। विलायत खान के पिता का नाम इनायत खान, इनायत हुसैन खान है। ठीक है, कि जल्दी मौत के बाद ही उन्होंने अपने नाना और मामा से सितार बजाना सीखा। क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विलायत खान के पिता की मृत्यु जल्द ही हो जाती है, मतलब वो विलायत खान सितार बजाना सीखते नहीं हैं और नहीं सीखने से पहले ही इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। तो बताइए विलायत खान ने अपनी सितार बजाने का यानी तरीका या सितार बजाने की शैली किनसे सीखा? तो बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, नाना और मामा से। इसका मतलब ये होता है कि इनके नाना और मामा का भी सितार में क्या कहते हैं रुचि रहा है और ये सितार वादक रहे, भले नाम अलग नहीं आती है, लेकिन ये याद रखेंगे तो विलायत खान जो है अपने सितार बजाने का कला जो है अपने नाना और मामा से सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग बात करें। विलायत खान के बारे में तो हो गई, अब जो है हमारे सामने जो है बांसुरी का चर्चा आती है। तो बांसुरी के बारे में याद रखिए, देखिए बांसुरी बजाना जानते हैं आप? बिल्कुल, सावन चल रही है ना, कान्हा जी का रोल होगा, कृष्ण कन्हैया, तो आप बांसुरी बजा सकते हैं। बजाइए, बजाएं कि नहीं कभी? बजाएं, चलो बहुत अच्छा, एक दिन कल बजा के दिखाना। तो हाँ, यहाँ जो बैठे हैं मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, आप भी बजा करके कभी बताएं, व्हाट्सएप में पे मैसेज करें। ठीक है, चलिए आइए बांसुरी से हम लोग संबंधित बात करें। प्रमुख बांसुरी वादक कौन कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, 2 चेहरा आपका नाम आता है। प्रमुख बांसुरी वादक कौन है? एक है हरि प्रसाद चौरसिया और दूसरा है पन्ना लाल घोष। ठीक है, जो जिसका खिलाड़ी होगा उसका वादक लगेगा। आप खिलाड़ी होंगे जीके के तो जीके वादक लगेगा। ठीक है, वो ये वाद से संबंधित। ठीक है, स्पेशलाइजेशन को ही हम लोग वादक कहते हैं। ठीक है ना, चलिए मैथ के होंगे तो मैथ वादक लगेगा, गणित वादक। ठीक है, गणितज्ञ हो जाता है ना, गणितज्ञ मतलब गणित के महान। चलिए आइए प्रश्न में आता है हमारा कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वादक से है? तो याद रखिए हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी से है। ठीक है, और बांसुरी इनको जो है बांसुरी के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। कौन कौन अवार्ड मिलता है? तो देखिए कई अवार्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, पहला अवार्ड है इनका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में। ठीक है, दूसरा अवार्ड है आपका कोणार्क सम्मान। कब मिलता है? कोणार्क सम्मान मिलता है 1992 में। कोणार्क सम्मान कब मिलता है? 1992 में। यश भारती सम्मान कब मिलता है? यश भारती सम्मान मिलता है 1994 में। ठीक है, यश भारती सम्मान कब मिलता है? 1994 में। वहीं बात करें हम पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण भी मिलता है हरि प्रसाद चौरसिया को। कब? 1900। पद्म विभूषण कब? 2000, वर्ष 2000 में मिलता है। ठीक है, चलिए ये सब डेट आप यानी सिर्फ इतना याद रखिए कि कोणार्क सम्मान से सम्मानित किया जाता है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किससे है? बांसुरी से है। ठीक है, और इनको जो है हाफिज अली पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये अलग यूनिक नाम लग रहा है, हाफिज अली पुरस्कार। हाफिज अली पुरस्कार जो दिया जाता है बांसुरी के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो है
किनको मिला? ये प्राप्तकर्ता कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। ठीक है, आपका आता है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो ये भी आपका नाम से संबंधित है, तो ये भी याद रखिए। यानी हाफिज अली पुरस्कार और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दोनों वर्ष 2000 में मिलता है। किनको? हरिप्रसाद चौरसिया को। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से। ये सामने में फोटो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में हम भी आ जाएंगे। बस हाँ, ये याद रखिए कि मुंह बंद रहे, मुंह खुला हुआ नहीं रहे, ना तो मक्खी घुस जाएगा। जिस तरह आ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मक्खी अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुंह को बंद कर देना, मुंह को बंद कर देना है, जब बंद रहे तभी स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, चलिए। आ रहा है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से है। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, चलिए, इनको जो है अमल ज्योति घोष से भी जाना जाता है। यानी पन्नालाल घोष का अनदर नेम क्या है? पन्नालाल घोष को अमल ज्योति घोष से भी जाना जाता है, अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, यह अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। पन्नालाल घोष के उस्ताद का नाम क्या? तो अलाउद्दीन खान। ठीक है, ये अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। चलिए, इन्होंने भारत में 7 होल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया। क्या मतलब? यानी पन्नालाल घोष जो है भारत के अंदर जो है जो है सेवन जो है, सेवन मतलब 7 हॉल यानी बांसुरी के बनाने का एक जो है ना बजाने का एक स्थान को डेवलप किए। ठीक है ना, तो याद रखिए 7 हॉल बांसुरी बजाने की जो है कि कला का प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है? तो पन्नालाल घोष का जाता है। ठीक है, चलिए, इन्हें पायोनियर ऑफ इंडिया क्लासिकल फ्लूट भी कहा जाता है। यानी 3 नाम, यानी एक तो है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष को जो है अमल ज्योति घोष से भी जाना जाता है, और तीसरा नाम जो है इन्हें क्या है? पायोनियर ऑफ इंडिया, पायोनियर ऑफ इंडियन क्लासिकल फ्लूट भी कहा जाता है। यानी आपसे प्रश्न आता है, क्या आएगा? पायोनियर ऑफ इंडियन क्लासिकल फ्लूट के नाम से कौन जाने जाते हैं और उनका संबंध किस वादक में है? तो याद रखिए, पायोनियर ऑफ इंडियन के नाम से जाने जाते हैं पन्नालाल घोष, और इनका संबंध बांसुरी से है। ये बांसुरी वादक है, मशहूर क्या है? बांसुरी वादक है। चलिए, ये चेहरा देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब आती है बात शहनाई की। ठीक, अब शहनाई से मन में लड्डू फूट रहा होगा। शहनाई तभी बजाई जाती है जब आप क्या, आगे नहीं बोलेंगे, छोड़िए, आप समझदार हैं। ठीक है, चलिए, शहनाई के भी आपका कुछ चेहरा है जो शहनाई में अपना सिक्का जमाया। शहनाई के खिलाड़ी है, प्रमुख खिलाड़ी। ठीक है, कौन है बताइए? बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तबला वादक अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित जसराज। ठीक है, चलिए, 3 चेहरे थे आपके नाम, याद रखेंगे। और हमारे पास आ रहे हैं शहनाई। शहनाई में पहला फेमस चेहरा है आपका बिस्मिल्लाह खान, दूसरा चेहरा आपका अली अहमद हुसैन खान, तीसरा चेहरा है बागेश्वरी कमर। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान और बागेश्वर कमर। ठीक है, तो ये 3 चेहरा। अभी बागेश्वर बाबा का नाम बहुत फेमस चल रहा है। आप लोग गए हैं कि नहीं गए? थोड़ा फ्यूचर दिखवा लीजिए। ठीक है, गए हैं कि नहीं? चलिए, आइए बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई से है, और ये हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब है। एक बार आप दीदार कर लीजिए। हकीकत में तो ना हम देखे हैं ना आप देखें, बस फोटो से ही दिल को क्या तसल्ली दिला लीजिए। चलिए, बहुत गौर से देख रहे हैं आप। हाँ, शहनाई बजवाइएगा ज़रूर। चलिए, बिस्मिल्लाह खां, आइए बात कर ले। ठीक है, चलिए, बिस्मिल्लाह खां कौन सी वादक से संबंध रखते हैं? शहनाई से। चलिए, शहनाई के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खां को कोई अवार्ड भी मिला है क्या? तो आज ये हम लोग चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड मिलता है इनको संगीत नाटक एकेडमी। कब मिलती है? 1956 में मिलती है। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे क्या इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया? तो जी हाँ साथियों, इनको पद्मश्री से भी नवाजा जाता है। और कब? 1961 में, जो आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, बस सुनेंगे याद हो जाएगा। क्या इनको पद्म विभूषण भी दिया गया? तो बिल्कुल
पद्म विभूषण भी दिया जाता है। और कब दिया जाता है? 1980 में दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है एक ईरान में एक फेमस नाम है ताहिर अवार्ड। तो ताहिर अवार्ड जो है से भी नवाजा जाता है, ये जो है ईरान के राष्ट्रपति ही देते हैं। 1900 यानी ताहिर अवार्ड से नवाजा गया क्यों, किनको? बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, ताहिर अवार्ड दो नाम, इसके बाद एक नाम आता है हाफिज। तो हाफिज का जो है हाफिज अवार्ड जो दिया गया था, हाफिज अली अवार्ड, वो किस क्षेत्र में दिया गया था? बांसुरी के क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ है ताहिर अवार्ड। ताहिर अवार्ड किस में? शहनाई किनको दिया गया? बिस्मिल्लाह का, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये ताहिर अवार्ड कहाँ की है? ताहिर अवार्ड ईरान की है। ठीक है, चलिए ईरान की सरकार देती है। आगे आता भारत रत्न। तो भारत रत्न से भी बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में। ठीक है, चलिए इनके बारे में एक तथ्य याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान के 102वें जन्मदिन पर गूगल डूडल ने इन्हें सम्मानित किया। यह देखिए, इनको भी गूगल डूडल ने सम्मानित किया। कब? कैवें जन्मदिन पे? 102वें जन्मदिन पे। ठीक है ना, 102वें जन्मदिन पे सम्मानित किया गूगल डूडल बाबा ने। ठीक है, चलिए इनको 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहनाई प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रण किया गया। ठीक है, यानी शहनाई का प्रदर्शन करने के लिए इनको निमंत्रण भेजा गया 15 अगस्त 1947 को। ये पहले, आज बताइए कितने खुशनसीब व्यक्ति रहे हों जो आज़ादी का प्रथम झंडा फहराया जा रहा और उसमें ये प्रदर्शन दे रहे हैं अपने देश के हित में। ठीक है, चलिए तो ये बात याद रखेंगे। यानी बिस्मिल्लाह खान के कैवें जन्मदिन पे गूगल ने सम्मानित किया 102वें जन्मदिन पे। और 15 अगस्त 1947 को किस शहनाई वादक को इनविटेशन किया गया अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए? तो आपके चेहरा सामने में है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, चलिए अब है स्रोत। चलिए ठीक है, ये क्या हो गया? देखिए स्रोत आपको दिख रहा होगा, प्रमुख स्रोत वादक ये सामने में है। इसको स्रोत कहा जाता है। ये स्रोत अभी देखते हैं अक्सर बच्चे बजाते रहते हैं, इसको बजाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्रोत के पहला प्रमुख फेमस चेहरा आपका है अलाउद्दीन खान, दूसरा चेहरा आपका जरीन शर्मा, तीसरा है मुकेश शर्मा, चौथा हाफिज अली खान और चौथा आपका अली अकबर खान, नेक्स्ट है अमजद अली खान। ठीक है, हाफिज अली खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, इन सभी का संबंध किनसे है? स्रोत से है। और ये स्रोत आपके सामने में है, देखिए। आइए बात करते हैं प्रमुख चेहरा अलाउद्दीन खान के बारे में। अलाउद्दीन खान का संबंध किस वादक से है? तो स्रोत से है। ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए बात किया जाएगा अलाउद्दीन खान को कोई अवार्ड भी दिया गया। बिल्कुल, दो अवार्ड है, एक है पद्म भूषण जो वर्ष 1958 में मिलता है और एक है पद्म विभूषण जो वर्ष 1971 में मिलता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खान के बारे में रखिएगा याद, इन्हें स्रोत सम्राट भी कहा जाता है। स्रोत सम्राट, स्रोत सम्राट कहा जाता है किनको? अलाउद्दीन खान को। ठीक है ना, चलिए ये याद रखिएगा। और दो अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, एक अवार्ड का नाम है पद्म विभूषण 1958 और एक अवार्ड का नाम है पद्म विभूषण 1971। ठीक है, चलिए आगे है अमजद अली खान। अमजद अली खान का भी संबंध जो है स्रोत से है। ठीक है, इनको भी अवार्ड से नवाजा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अमजद अली खान जो फेमस चेहरा है और इनका संबंध किस वादक से है? तो इनका संबंध जो है स्रोत वादक से है। ठीक है, इनको भी पद्मश्री से नवाजा जाता है 1975 में। और इनके पद्मश्री के साथ साथ ही संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी फॉर म्यूजिकल के दुनिया में से भी नवाजा जाता है, वो वर्ष 1989 में, ये याद रखेंगे। और
तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म विभूषण। पद्म भूषण से दिया जाता है 1991 में और पद्म विभूषण 1901 में। मतलब इनको तीनों उच्च पद से सम्मानित से नवाजा जाता है। एक है पद्मश्री और एक है पद्म भूषण और एक है पद्म विभूषण। पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1991 और पद्म विभूषण 2001 में। ये तीनों पद से इनको नवाजा जाता है। और अमजद अली खान का संबंध जो है स्रोत से है। इनके साथ साथ ही कुछ तथ्य ये याद रखेंगे, इन्होंने अपने 2 बेटों के साथ रागा फॉर पीस नोबेल प्राइज कंसल्ट में प्रस्तुति दी। ठीक है, रागा फॉर पीस यानी आज अमजद अली खान स्वयं खुद और अपने साथ 2 पुत्र को भी लेकर के गए। और रागा फॉर पीस यानी रागा फॉर पीस जो है किनसे संबंधित है? अमजद अली खान। ये परफॉर्मेंस किसके लिए? तो ये परफॉर्मेंस दिया गया था किसके? नोबेल प्राइज कंसल्ट में प्रस्तुति दी गई। यानी नोबेल प्राइज का जो अभिभाषण होता है, नोबेल प्राइज जब दिया जाता है उसके लिए प्रोग्राम जो अटेंड किए जाते हैं उसी में यानी जो है अमजद अली खान को बुलाया गया स्रोत प्रदर्शन के लिए। और अमजद अली खान अपने 2 पुत्र के साथ भी जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए अमजद अली खान का संबंध किससे? तो अमजद अली खान का संबंध जो है स्रोत से है। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक हम लोग बात करें। वायलिन। देखिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या क्या नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, हर चीज़ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाने के लिए हर चीज़ से गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होती है। बाकी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन हर कोई कर जाते हैं। वही क्वेश्चन जो टफ होता है, जो नहीं कोई कर पाता है, आप अगर पढ़ के जा रहे हैं कर लेंगे तो आसानी होगी। चलिए इसमें आइए, वायलिन प्रमुख वायलिन वादक कौन है? तो प्रमुख वायलिन वादक जो है TN कृष्णन है, L सुब्रमण्यम है, विष्णु गोविंद जोग है, डॉक्टर N राजन है, संगीता राजन है, कुन्नाकुडी है, वेदनाथ है, मोहन चंद्र है, मोहन चंद्रशेखर, ललिता नंदिता। देखिए नाम अलग अलग है और सब में ल एन है। यानी आप पकड़ सकते हैं नाम से भी कि वायलिन में आपका ल एन कुछ ना कुछ इंडिंग हो ही रहा है। तो ये ठीक याद रखिएगा। ये इसके जो है वायलिन के प्रमुख क्या है? वादक है, खिलाड़ी हैं। तो ये वायलिन आप देख लीजिए कैसा होता वायलिन। आइए हम लोग बात कर ले एक एक करके। अब आगे आती है बात संतूर की। किसकी? ये है संतूर आपका, एक से एक इंस्ट्रूमेंट है ना। चलिए संतूर से संबंध रखने वाले हमारे पास प्रमुख वादक कौन कौन है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर से है। शिव कुमार का संबंध किससे? संतूर से। वहीं बात करें हम लोग तरुण भट्टाचार्य की, तो तरुण भट्टाचार्य का भी संबंध संतूर से है। और वर्षा अग्रवाल की बात करें तो वर्षा अग्रवाल का भी संबंध संतूर से है। वही बात करेंगे भजन सोपोरी, तो भोजन सोपोरी का भी संबंध संतूर से है। तो ये मुख्य बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका शिव कुमार शर्मा। टॉपिक आपका यानी संतूर का फेमस चेहरा कौन है? शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा के बारे में कुछ बातें हम लोग तथ्य याद रखेंगे। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस वादक से है? तो संतूर वादक से है। शिव कुमार शर्मा का जो अवार्ड, कुछ अवार्ड भी मिलता है क्या? बिल्कुल अवार्ड मिलता है। पहला अवार्ड इनको है पद्म विभूषण जो मिलता है 2001 में। पहला ही नहीं कहेंगे, इससे पहले मिला हुआ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है यानी 1986। मतलब क्या कि पद्म विभूषण के साथ साथ इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। किसको? शिव कुमार शर्मा को। और शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। किससे? संतूर, संतूर से संबंध। ठीक है ना, चलिए संतूर से। यहीं पे बात कर ले हम लोग कि इनको एक अवार्ड दिया जाता है जीमा अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदुस्तानी। जीमा अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल एल्बम के लिए नॉमिनी है। मतलब दिया नहीं गया, इनको नॉमित किया गया है। किसके लिए? जीमा एक अवार्ड है, उसका नाम है अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल एल्बम। ठीक है ना, इसके लिए इनको नामित किया गया बट मिला नहीं है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से। पद्म विभूषण मिलता है 2001 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलता है 1986 में। तो ये चीज़ आप चेहरा रखिए माइंड में, फोटो चाहे तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए देखते रहिए, कल्याण होते रहेगा। अब आता है पखावज। क्या आता है? पखावज। ये देखिए आपके पास
ये पखावज है, ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका हर एक का रोल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग म्यूजिक में रहा है। जब म्यूजिक अगर बजाने वाला सही हो, इसका प्लेयर खिलाड़ी अगर अच्छा हो, तो पूरा अगर म्यूजिक में जो है दम भी होगा तो सुनने में आनंद आएगा। लेकिन अगर गाने वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तालमेल इंस्ट्रूमेंट का सही नहीं रहेगा तो आपको गाना सही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए प्रमुख पखावज वादक कौन कौन है, तो याद रखिए इनके जो है प्रमुख चेहरा कौन कौन है आपका। तो यह है कुणाल पाटिल, उस्ताद रहमान खान, तोताराम, गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, पंडित भवानी शंकर और छत्रपति सिंह। ये आपका प्रमुख चेहरा है जो पखावज से संबंध रखते हैं। यहीं पे साथ साथ याद रखिए केलुचरण महापात्र जो है, जो एक प्रमुख ओडिसी नर्तक है, जो भी पखावज के वादक हैं। ठीक है, आपने केलुचरण महापात्र का नाम सुने होंगे, कहाँ पर नाम सुने होंगे, साहित्य नृत्य में वहाँ पे एक प्रमुख चेहरा है जो ओडिशा का जो है फेमस डांस नृत्य है, उनसे संबंध रखने वाले केलुचरण महापात्र, जिसका संबंध जो है पखावज से भी है। यानी पखावज में एक चेहरा आपका आ गया, कौन आ गया, केलुचरण, जो आपका ओडिसी नृत्य है। क्या है, ओडिसी नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ओडिसी नृत्य है जिसका संबंध जो है आपका पखावज से भी है। ठीक है, तो ये याद रखिए केलुचरण महापात्र, महापात्र। ठीक है, चलिए तो ये पखावज है, देख लीजिए कैसा होता है, देख ले, बस देख करके ही आनंदित हो जाना है। चलिए आपका है सारंगी, देखिए है सारंगी आपका, बिल्कुल नए नए इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, ये सब पुराने हैं और सब के कोई ना कोई फेमस वादक है। तो संगीत वादक यानी सारंगी के खिलाड़ी कौन कौन है, तो सारंगी के खिलाड़ी है शंकूर खान, सॉरी शंकूर नहीं, शकूर खान नाम होगा, शकूर खान, अहमद खान, इलायत खान, उस्ताद बिंदु खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, गोपाल मिश्रा। इनका संबंध जो है आपका सारंगी से है। इन सब जो है ये सब के सब चेहरा जो है सारंगी के फेमस खिलाड़ी है, जो सारंगी इनके कंट्रोल में है। ये जैसे चाहते सारंगी को नचा देते। तो ये आपका जो है प्रमुख चेहरा जो आप हम लोग आज बात कर लिए, यानी वाद्य यंत्र एवं वादक, यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके जो खिलाड़ी हैं। आज हम लोग बात किए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन होते हैं और इसके खिलाड़ी किस क्षेत्र का खिलाड़ी कौन है। तो इसके आगे कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेझिझक आप जो है ज्ञानघर यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो पड़ा हुआ है उसको एक बार ज़रूर देख करके जाएंगे। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें और एसएससी की बात करें, एमटीएस की बात करें, यहीं कभी कभी थोड़ा यूपीएससी वगैरह में भी कुछ संगीत यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अगर आता है तो अगर किया रहेगा, पढ़ा रहेगा, देखा रहेगा, एक बार सुन लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी शेयर करिए। ठीक है, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें। आपके बने रहना और आपके बने रहने से हर बहुत क्या सुहाना हर एक चीज़ अच्छा लगता है। ठीक है, तो ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।